हेलो स्टूडेंट, केजे डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप। उसके बाद पढ़ा था हमने बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन की कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिस होती हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए की जाती हैं, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कि सॉइल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किस टाइप से सॉइल को लूजन किया जाता है, टर्न किया जाता है, और टर्निंग और लूजिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, और जो टर्निंग और लूजनिंग की प्रोसेस है वो कौन कौन से टूल्स की हेल्प से की जाती है, पुराने टाइम में कौन से टूल्स की हेल्प से की जाती थी, अभी के टाइम में कौन से टूल्स की हेल्प से की जाती है, ये सब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो केजे डिजिटल क्लासेस पर जाकर उसको ज़रूर देखें। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीजों को बोना। सोविंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोविंग जो है क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। बिफोर सोविंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। बीज को बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के साफ़ सुथरे हेल्दी बीजों का सिलेक्शन किया जाता है। फार्मर्स प्रिपेयर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर्स उन सीड्स को प्रिपेयर करते हैं, प्राथमिकता देते हैं जिन बीज से हमें अच्छी उपज प्राप्त होती है। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड इन ए वेसल। एक दिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी जो है वो एक बर्तन में कुछ ग्राम सीड रख रही थी एंड पोर सम वाटर, और उनके ऊपर कुछ वाटर डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट। कुछ टाइम के बाद कुछ जो बीज थे उन्होंने फ्लोट करना शुरू कर दिया ऑन द टॉप उसके ऊपर, पानी के ऊपर। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये जो सीड्स हैं वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहे हैं। Are there seeds which float on water? बट सीड्स जो हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट क्यों कर रहे हैं। वुड दोज बी लाइटर, क्या वो हल्के हैं और हैवियर, या फिर वो भारी हैं। देन दोज विच सिंक, या फिर वो सिंक हैं यानी कि सिकुड़े हुए हैं। वाहे वो तो कैसे बीज होते हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, वो होते हैं लाइटर। और वो लाइटर क्यों हो जाते हैं, वाही वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों हो जाते हैं। डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड आर दस लाइटर। जो डैमेज सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं। देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए वो किस पर, वाटर पर फ्लोट करते हैं। दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वंस। ये एक अच्छा मेथड है किस चीज़ का, कि जो गुड हेल्दी सीड्स होते हैं उनमें से डैमेज सीड्स को अलग करने का। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। बीज को बोने से पहले एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, वो क्या होता है, ये जानना कि बीज बोने के लिए कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं। नंबर 1 आता है इसमें ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल में क्या है कि जो पहले ज़माने में जो टूल्स यूज किए जाते थे। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल। जो ट्रेडिशनल टाइम पर जो बीज बोने के लिए जो टूल्स यूज किए जाते थे उनकी शेप कैसी होती थी, फनल शेप होती थी। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। सीड्स को किस में फिल किया जाता था, फनल में। फनल का मतलब होता है कीप टाइप की स्ट्रक्चर। पास डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप हैविंग शार्प एंड्स, और उनको पास किया जाता था 2 और 3 पाइप से जिनका शार्प एंड होते थे। एंड शार्प क्यों होते थे, जिससे कि वो मिट्टी में आराम से जा सकें। दीज एंड पायर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड देयर। ये जो एंड हैं वो मिट्टी के अंदर धंसते थे और वहाँ पर बीजों को प्लेस कर देते थे। जैसा कि इस चित्र में दिखाया हुआ है, देखो ये फनल शेप है, इसके अंदर बीजों को भर दिया जाता है। जैसे कि एक किसान ने हल पकड़ रखा है और दूसरा वाला है जो इसमें बीज को फिल कर रहा है, और इसको नीचे मिट्टी में पार्स करके और बीजों को छोड़ा जा रहा है, और इसको कैटल्स के द्वारा खींचा जाता है। दिस इज़ द ट्रेडिशनल मेथड। ये है मॉडर्न सीड ड्रिल, जो मॉडर्न टाइम में यूज होती है। ये क्या ट्रैक्टर से चलती है। इसमें यहाँ पर
जो ये ऊपर वाली जगह होती है यहाँ पर सीड्स भर दिए जाते हैं और इसमें से ये पाइप्स जो हैं निकले हुए होते हैं और इसमें नीचे की साइड जो लगे हुए होते हैं, इनमें से सीड निकल कर इसमें जाते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर सीड क्या हो जाते हैं, मिट्टी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सीड ड्रिल nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractor। अब जो है सीड ड्रिल का यूज किया जाता है बीजों को बोने के लिए, किसकी हेल्प से, ट्रैक्टर की हेल्प से। दिस सो द सीड यूनिफॉर्मली और द सीड यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होता है, जो हम बीज बोते हैं वो बीज यूनिफॉर्मली बोते हैं सभी जगह समान रूप से और इक्वल डिस्टेंस पर और समान ही गहराई में, डेप्थ मतलब गहराई में। इट एंश्योर दैट सीड गेट कवर्ड बाई द सोइल आफ्टर सोइंग। ये एंश्योर करना होता है कि जो सीड्स हैं वो सॉइल से कवर हो गए हैं बोने के बाद। द प्रोटेक्ट सीड्स फ्रॉम बीइंग ईटन बाई बर्ड्स। ऐसा क्यों करना होता है, जिससे कि उस सीड्स को हम प्रोटेक्ट कर सकें, किससे, बर्ड से। अगर हम उसको मिट्टी से कवर नहीं होंगे तो बर्ड्स सारे उन सीड्स को खा जाएंगे और वो उगने से पहले ही सारे ख़त्म हो जाएंगे। सोइंग बाई यूजिंग सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और जो सीड ड्रिल है उसका यूज करके जो बीजों को बोते हैं उससे क्या होता है, टाइम की भी बचत होती है और लेबर की भी बचत होती है। दिस इज़ ए नर्सरी नियर माई स्कूल। बूजो क्या कह रहा है कि मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स। वहाँ पर छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो स्मॉल बैग्स में रखे गए हैं। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तो वो इस टाइप से क्यों रखे गए हैं। अब पहेली क्या कह रही है, सीड्स ऑफ ए फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन ए नर्सरी। ये कुछ पौधों के जो सीड्स होते हैं जैसे कि धान के, पहले क्या करते हैं, उनको नर्सरी में ग्रो कर लेते हैं। वैन दे ग्रो इनटू सीडलिंग, जब उनमें अंकुरण आ जाता है, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। फिर वो क्या किए जाते हैं, फील्ड में मैनुअली मतलब खुद से जाके लगा दिए जाते हैं, मतलब मशीन वगैरह के थ्रू नहीं लगाए जाते बल्कि लेबर के थ्रू लगाए जाते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट आर आल्सो ग्रोन द नर्सरी। कुछ फ्लावर के प्लांट और कुछ फॉरेस्ट प्लांट भी नर्सरी में उगाए जाते हैं। एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इन नर्सरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट। सीड्स के बीच में जो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस है वो क्या करती है, अवॉइड करती है ओवर क्राउडिंग को। मतलब प्लांट्स के बीच में जो फिक्स स्पेस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होनी चाहिए। दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशियंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको सफिशियंट मात्रा में सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वाटर मिलेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में क्राउड कर दिया प्लांट्स का एक ही जगह पर तो उनको सनलाइट भी कम मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स भी सब में डिवाइड हो जाएगा, इसलिए न्यूट्रिएंट भी कम मिलेगा, वाटर भी कम मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, उनके बीच में एप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखते हैं। एट टाइम ए फ्यू प्लांट मे हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो ओवर क्राउडिंग हो गई क्रॉप्स में, तो उसको प्लांट्स की तो क्या करेंगे, कुछ प्लांट्स को उखाड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है, जिससे कि उनकी ओवर क्राउडिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट टॉपिक आता है एडिंग मैनर एंड फर्टिलाइजर्स। मैनर क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद, और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल वाले जो फैक्ट्रियों में खाद तैयार किया जाता है उसको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। वो सब्सटेंस जो ऐड किए जाते हैं मिट्टी में, किसकी फॉर्म में, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, जिससे कि प्लांट की हेल्दी ग्रोथ हो, आर कॉल्ड मैनर या फर्टिलाइजर्स। उनको क्या कहते हैं, मैनर और फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि मैनर और फर्टिलाइजर्स क्या है, तो बोलना है द सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, मैनर और फर्टिलाइजर्स। अब बूझो क्या कह रहा है, इस आए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन द फॉर्म, कि मैंने देखी एक हेल्दी क्रॉप उगी हुई थी, कहाँ पर, खेत में। इन द नेबरिंग फार्म, मेरे पड़ोस के खेत में। द प्लांट वर वीक, वो प्लांट क्या थे, वीक थे। जो मेरे पड़ोस के खेत में थे वो प्लांट तो वीक थे और मैंने एक हेल्दी ग्रोइंग फॉर्म देखा था। वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर। ऐसा क्यों होता है कि कुछ प्लांट्स तो बहुत अच्छे से उग जाते हैं और कुछ वीक रह जाते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट। सॉइल जो होती है वो क्या करती है,
मिनरल्स और न्यूट्रिएंट को क्रॉप प्लांट में सप्लाई करती है। सॉइल के थ्रू ही सारे मिनरल्स किस में जाते हैं, प्लांट में जाते हैं, रूट एब्जॉर्ब करके ले जाती है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं, ज़रूरी होते हैं। इन सर्टेन एरियाज फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाओं में क्या करते हैं फार्मर्स, एक फसल के बाद दूसरी फसल कंटिन्यू होते रहते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। फील्ड को कभी भी अनकल्टिवेटेड यानी कि बिना खेती वाला, फैलो या पड़ती छोड़ना बोलते हैं जिसको, वो नहीं छोड़ते हैं। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट। सोचो ऐसा करने से क्या होगा। मान लो आप हो, वो खाना बने नहीं, फिक्स हो, और आप उसको बार बार खाए जाओ तो क्या होगा, खाना एक बार ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही जब हम सॉइल में बार बार क्रॉप को बोते जाते हैं, एक बार भी उसको खाली नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो फसल जो है वहाँ के मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेती जाती है और धीरे धीरे ऐसा होता है कि उस सॉइल में न्यूट्रिएंट्स धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। और जब हम अब की बार उसमें क्रॉप उगाएंगे तो जो क्रॉप होगी वो वीक होगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि एक दो बार जब कंटिन्यू फसल कर लेते हैं तो उसके बाद खेत को खाली छोड़ देना चाहिए। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट। जब हम कंटिन्यूस कल्टिवेशन करते हैं क्रॉप्स का तो सॉइल कैसी हो जाती है, पुअर हो जाती है न्यूट्रिएंट से, न्यूट्रिएंट की कमी आ जाती है। देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैनर टू द फील्ड। इसके लिए फार्मर क्या करते हैं, फील्ड में मैनर ऐड करते हैं। टू रिप्लेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर सकें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैनरिंग कहते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाट इज मैनरिंग, तो मैनरिंग क्या है, द फार्मर हैव टू ऐड मैनर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनरिंग। ओके, इम्प्रॉपर और इनसफिशियंट मैनरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट। जब इनसफिशियंट मैनरिंग की जाती है यानी कि कम मात्रा में खाद दिया जाता है तो उससे उसका रिजल्ट क्या होता है, प्लांट्स जो हैं वो वीक रह जाते हैं। मैनर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैनर जो होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ द प्लांट और एनिमल वेस्ट। किससे प्राप्त होता है, एनिमल और प्लांट्स के वेस्ट के डिकम्पोजिशन से मिलता है हमें। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट एट ओपन प्लेस। फार्मर्स क्या करते हैं, प्लांट्स के और एनिमल के वेस्ट को एक खुला हुआ गड्ढा होता है उसमें डाल देते हैं। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा इनका क्या कर दिया जाता है, डिकम्पोजिशन कर दिया जाता है। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैनर। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्ट इन क्लास 6। जो डिकम्पोजिंग मैटर होता है वो यूज किया जाता है जैसे कि ऑर्गेनिक मैनर हो, यानी कि ऑर्गेनिक खाद के रूप में। तुमने पहले से ही पढ़ा हुआ है क्लास 6 में वर्मी कंपोस्ट के बारे में। वर्मी कंपोस्ट क्या होता था, जो अर्थवर्म के थ्रू तैयार करके खाद बनाया जाता था, उसको क्या बोलते थे, वर्मी कंपोस्ट खाद बोलते थे, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा था। यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू समझाया गया है कि प्लांट्स में जो मैनर ऐड करते हैं उसका क्या इफ़ेक्ट होता है और अगर नहीं करते हैं तो क्या होता है। टेक मूंग और ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम। ये क्या कह रहा है कि मूंग और ग्राम के सीड्स लो और उनको क्या करो, जर्मिनेट करो, अंकुरित करो। सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग, और तीनों के बराबर साइज के अंकुरन जब आ जाए ऐसा सेलेक्ट करो। टेक 3 एम्प्टी ग्लासेज और सिमिलर वेसल्स। 3 एम्प्टी खाली गिलास लो या सेम टाइप के बर्तन ले लो। मार्क देम ए एंड बी और सी, और उनको कैसा मार्क कर दो, ए बी या सी। ए एड लिटिल अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्स विद ए लिटिल काउ डग मैनर। और जो गिलास ए है उसमें क्या है, लिटिल अमाउंट में काउ डग मिक्स कर दो मिट्टी के अंदर और उस मिट्टी को डालो। इन गिलास वी पुट द सेम अमाउंट ऑफ सॉइल मिक्सड विद लिटिल यूरिया। और जो बी है उसमें भी सेम अमाउंट में ही मिट्टी लेनी है और उसमें क्या ऐड करना है, यूरिया ऐड करना है। टेक द सेम अमाउंट ऑफ द सॉइल इन गिलास सी, और सी में भी सेम अमाउंट सॉइल लेना है गिलास में विदाउट एडिंग एनीथिंग, और उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। नाउ पोर द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच गिलास। अब क्या करना है, सभी गिलासों में सेम अमाउंट में वाटर पोर कर देना है। कीप देम इन ए सेफ प्लेस, उनको सेफ प्लेस पर रख देना है। एंड वाटर डैम डेली, और उनको रोजाना क्या देना, पानी देना। आफ्टर 7 and 10 डे ऑब्जर्व देम ग्रोथ, 7 से 10 दिन के बाद उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करो। देखो यहाँ पर चित्र में भी दिखाई गई है
इन्होंने ऐसा ही किया है। उसके बाद ए जो है इसमें अब काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है कंपेयर टू बी, लेकिन कंपेयर टू सी बड़ा है। बी में सबसे ज़्यादा बड़ा है और सी में सबसे छोटा रह गया है। डिड प्लांट इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लेस? क्या सभी ग्लासेस में सेम प्लेस पर ग्रो हुआ है? विच ग्लास शोड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट? कौन सा ग्लास है जो बेटर ग्रोथ दिखा रहा है प्लांट्स की? इन विच ग्लास वाज ग्रोथ फास्टर? और कौन से ग्लास में फास्ट ग्रोथ हुई है? तो कौन से में हुई है? जिनमें मैनर डाला हुआ था और फर्टिलाइज़र डाला हुआ था, कंपेयर टू विदाउट मैनर एंड फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल विच आर रिच इन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं और किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैनर? ये मैनर से कैसे डिफरेंट होते हैं? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्री। फर्टिलाइजर्स किस में प्रोड्यूस किए जाते हैं? फैक्ट्रीज में किए जाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटास, एनपीके। एनपीके मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये क्या है? फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। The use of fertilizers has helped farmer to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. जो यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का जो यूज है वो हेल्प करता है फार्मर्स की, किसके लिए? अच्छी उपज पैदा करने के लिए। किसके लिए? अच्छी उपज पैदा करने के लिए। किसकी? जैसे कि गेहूं की, पैडी की, मेज की। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी? कम फर्टाइल हो जाएगी, उसके अंदर अच्छी पैदा नहीं होगी। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो वाटर पॉल्यूशन का सोर्स होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल होता है। जब हम इरिगेशन करते हैं या बारिश हो जाती है फर्टिलाइजर्स के बाद, तो उस पानी में मिल जाते हैं वो केमिकल्स और इस प्रकार वाटर का पॉल्यूशन करते हैं। और वो पॉल्यूटेड वाटर जब मिट्टी के अंदर जाता है तो सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि फर्टिलिटी जो है सॉइल की वो मेंटेन रहे? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसकी जगह तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने चाहिए। और उसके अलावा जैसे दो फसल है उसके बीच में एक बार हमको जो ज़मीन है, फील्ड है, उसको क्या छोड़ देना चाहिए? अनकल्टिवेटेड छोड़ देना चाहिए, ज़मीन को पड़ती छोड़ देना चाहिए। The usage of manure improves soil texture as well as its water retaining capacity. जो मैनर का यूज होता है वो सॉइल के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है और उसके अलावा जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, यानी कि पानी को सोखने की क्षमता जो होती है, उसको भी इम्प्रूव करता है। इट रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। और क्या कर देता है? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा को बढ़ा देता है। Another method of replacing the soil with nutrient is through crop rotation. इसके अलावा और मेथड है किसका? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस करने का, क्रॉप रोटेशन, यानी कि क्रॉप को रोटेट करके बोया जाए, सेम क्रॉप बार बार नहीं बोई जाए। दिस कैन बी डन बाई ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। ये कैसे किया जाएगा कि डिफरेंट क्रॉप को अल्टरनेट बोया जाए। अर्लियर फार्मर इन नॉर्थर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज फोडर इन वन सीजन एंड व्हीट इन द नेक्स्ट सीजन। पहले जो क्या था, नॉर्थर्न इंडिया में जो लोग थे, फार्मर था, वो क्या करता था? एक बार लेग्यूम्स की खेती करता था। लेग्यूम्स मतलब होता है फली वाले पौधे। और उसके बाद नेक्स्ट सीजन में व्हीट की खेती करता था। उससे क्या होता था? क्रॉप का रोटेशन हो जाता था। दिस हेल्प इन द रिप्लेसमेंट ऑफ द सॉइल विद नाइट्रोजन। इससे क्या होता था? ज़मीन में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती थी मिट्टी में। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को एनकरेज करना चाहिए इस प्रैक्टिस को करने के लिए। इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्नड अबाउट राइजोबियम। पिछली क्लास में आपने राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा, जो कि एक बैक्टीरिया होता है। दिस आर प्रेजेंट इन द
नोड्यूल्स ऑफ द रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। और ये कहाँ पर रहता है? जो लेग्यूमिनेसी कुल के फैमिली के प्लांट्स होते हैं, जैसे फली वाले पौधे जो होते हैं, उनकी नोड्स में रहता है। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है? सॉइल जो है वो नाइट्रोजन रिच हो जाती है। अब आता है डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर है? फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर इज द नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यू। मैनर जो होता है वो क्या होता है? कैटल्स के डग से और प्लांट का जो पत्ती वगैरह होती है, जो खराब पार्ट होता है, उनके डिकम्पोजिशन से मिलता है। फर्टिलाइजर्स इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर जो है प्रिपेयर किए जाते हैं फैक्ट्रीज में। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। मैन्योर को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं कोई भी ह्यूमस नहीं देते हैं सॉइल्स को। मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। मैन्योर जो है इनकी रिलेटिवली फर्टिलाइजर्स के रिलेटिवली कम रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट में। टेबल 1.1 गिव द डिफरेंस बिटवीन ए फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। टेबल 1.1 में क्या दिया गया है? डिफरेंस दिया गया है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में। एडवांटेज ऑफ मैन्योर। मैन्योर के क्या क्या फ़ायदे हैं? द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो कंसिडर किया जाता है फर्टिलाइजर्स की तुलना में ज़्यादा अच्छा। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों है? इट एनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को एनहेंस करता है, बढ़ा देता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी। ये क्या करता है? सॉइल को पोरस बना देता है, छिद्रयुक्त बना देता है, जिससे क्या होता है? गैस का एक्सचेंज है वो ईजी हो जाता है। एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और क्या करता है? फ्रेंडली माइक्रोब्स हैं उनको इंक्रीज करता है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। और ये सॉइल की टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।